कुछ लोग अपने जाने के बाद भी अपने कर्मों से अपने नाम को अमर कर जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम आपके सामने है, महाकवि विद्यापति ठाकुर। 14वीं शताब्दी के बिहार के मधुबनी जिले की ये विभूति रहे हैं। महाकवि विद्यापति ठाकुर जी की पकड़ संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली तीनों ही भाषाओं में बेहतरीन थी और इन तीनों ही भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं की है। इन तीनों में उनकी रचनाओं में मैथिली में उनकी जो रचना पदावली हुई थी, इससे उनकी कीर्ति, उनकी ख्याति दूर दूर तक पूरे भारत में फैल गई। पदावली एक अति महत्वपूर्ण इनकी मैथिली की रचना है, जिसमें इन्होंने राधा और कृष्ण के एक अद्भुत अलौकिक प्रेम का चित्रण किया है। इसके अलावा इस रचना में इनके ऊपर बीती बहुत सारी घटनाओं का भी जिक्र है, जिसमें जादू, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और तमाम चीजों की चर्चा करते हैं। महाकवि विद्यापति जी की अगर जन्म की बात करें तो इनके जन्म के बारे में मतभेद है। वास्तव में इनका जन्म कब हुआ था, इस पर विद्वानों की तमाम राय है। हालांकि इनके जन्म की तिथि 1350 से 1374 ईस्वी के बीच मानी गई है। कुछ विद्वान इनके जन्म को 1350 ईस्वी में मानते हैं। जितना ही विवादित इनका जन्म है, यानी कब इनका जन्म हुआ, उतना ही विवादित इनकी मृत्यु तिथि है। मृत्यु तिथि पर भी विवाद है, पर यह सर्वविदित है कि लगभग 100 वर्ष की जिंदगी इन्होंने जी थी। पूरी वयोवृद्ध अवस्था में ये गंगा तट के किनारे बेगूसराय के पास इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। इसके पीछे की एक कहानी प्रचलित है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 1440 से 1448 के मध्य इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता गणपति ठाकुर व माता हासिनी देवी थी। ये इसके पहले ही ओइवार, मैं यहां लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि ओइया और इववार, ये अवयुवार राजवंश है। ये राजवंश तत्कालीन समय में बिहार में मैथिली प्रदेश में था। तो इसी राजवंश के राजकवि इनके पिता थे। तो अगर महाकवि विद्यापति जी की बात की जाए तो ये ज्ञान और धन, ये दोनों ही इन्हें विरासत में मिला था। लेकिन इस ज्ञान और धन का इन्होंने इतना बेहतरीन सदुपयोग किया कि आज ये अपने अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। तो महाकवि विद्यापति ठाकुर तिरहुत मंडल पड़ता है, ये मुजफ्फरपुर और तमाम क्षेत्र इसके अंतर्गत है बिहार के। तो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तमाम किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ मानते हैं कि राजा शिव सिंह से ये बड़े थे, कुछ तमाम। लेकिन एक सर्वमान्य अवधारणा हमारे सामने आती है कि राजा शिव सिंह और महाकवि विद्यापति ये दोनों ही बचपन के सखा थे। यही कारण है कि जब राजा शिव सिंह राजा बने तो महाकवि विद्यापति ठाकुर ने 4 वर्ष तक बड़ी ही बेहतरीन जीवन उनका रहा महाकवि जी का। इन 4 वर्षों में उन्हें जहां उनका जन्म हुआ था विप्सी ग्राम, वो विप्सी ग्राम जो कि वर्तमान मधुबनी, उस समय भी मधुबनी, तो विप्सी ग्राम को दान में दे दिया था विद्यापति जी को राजा शिव सिंह ने। आज भी इनकी जो पीढ़ियां हैं, ये वो जो दान प्रलेख है, यानी वो जो पत्र है, वो आज भी वो सुरक्षित रखी हुई है। तो इस तरीके से शैव संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। शैव संप्रदाय के अलावा शैव, पार्वती, इन्होंने ढेर सारी रचनाएं इस तरह से की है। इनका जन्म विप्सी ग्राम मधुबनी में हुआ था। इनके गुरु पंडित हरि मिश्र थे। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित, मैं ग्रंथ बता दूं, यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली 3 भाषाओं में इन्होंने रचना की। मैथिली में इनकी महत्वपूर्ण रचना देखिए, शैव सर्वस्व सार, फिर गंगा वाक्यवली, इसके बाद गंगा पत्तलम, इसी तरीके से दुर्गा भक्ति तरंगिणी, फिर भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, फिर विभाग सार, लिखनावली, फिर दान वाक्यावली, वर्ष कृत्य। तो इस तरीके से इनकी ये सब कुछ प्रमुख रचना है जो संस्कृत में है। लिखनावली की रचना तो इन्होंने माना जाता है कि नेपाल की तराई में की थी। जब बिहार पर आक्रमण हुआ था
मुस्लिम साम्राज्य कहा, मुस्लिम कहा, तो उस समय राजा शिव सिंह माना जाता है उसी समय लड़ते हुए मारे गए थे। उन्होंने अपने परिवार को विद्यापति जी के साथ सुरक्षित नेपाल भेज दिया था। तो वही नेपाल की तराई में लिखनावली की इन्होंने रचना की थी। बड़ी ही मार्मिक दृष्टि से इन्होंने इसका वर्णन, इसमें ढेर सारे वर्णन किए हैं। तो विद्यापति जी की रचनाओं की अद्भुत विशेषता है, जितना उनकी रचनाओं में श्रृंगार है उतना ही मर्म है और उतनी ही भक्ति दिखाई देती है। अद्भुत कवि माने जाते हैं। यही कारण है कि तमाम इतिहास ये जो साहित्यकार हुए उन्होंने तमाम नामों से इन्हें विभूषित भी किया है, जिनकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हम औहट्ट की इनकी रचना देखते हैं। दो प्रसिद्ध रचना, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। यहाँ याद रखिएगा, पूछा जाता है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? औहट्ट में रची गई है। इसमें राजा कीर्ति सिंह की वीरता की कहानी है, जबकि कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उनकी उदारता का चरित्र चित्रण किया गया। ये दोनों याद रखिएगा। कीर्ति पताका को अब तक प्रकाशित नहीं कराया जा सका है। ये दोनों ही रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षाओं में बारंबार पूछी जाती है। इसके बाद मैथिली की रचना, एक रचना जिसने इन्हें अमर बना दिया, जिसने इनकी ख्याति को इस कदर बढ़ाया कि आज भी लोग इन्हें उसी नाम से, उसकी ख्याति के नाम से जानते हैं, वो है पदावली। राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन, अद्भुत प्रेम वर्णन पदावली में मिलता है। और इनकी दूसरी रचना है गोरक्ष विजय, ये नाटक है। ये दोनों ही मैथिली में रचित है। आज भी कहीं भी बिहार में मैथिली क्षेत्र में बच्चे के गर्भावस्था से लेकर उसके जो 16 संस्कार हैं वहां तक, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो जो भी हो, उस समय शायद ही कोई ऐसा मौका हो जब पदावली या इनकी मैथिली की रचनाओं के कुछ वक्तव्य, कुछ गीत न गाए जाते हो। ये ख्याति है विद्यापति जी की, विशेषकर मैथिली क्षेत्र में। तो गोरक्ष विजय जो इनका नाटक है, इस दो भागों में, एक गद्य भाग, एक पद्य भाग। गद्य भाग संस्कृत में लिखित है जबकि पद्य भाग मैथिली में है। तो इस तरीके से इनकी ये रचनाओं की विशेषता रही। विद्वानों द्वारा विद्यापति के बारे में विभिन्न मत है। कुछ विद्वान इन्हें श्रृंगार रस के कवि मानते हैं, तो कुछ भक्ति रस के, कुछ इन्हें रहस्यवादी मानते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ से प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में, यूजीसी नेट और तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन से विद्वान इन्हें किस नाम से जानते हैं। तो श्रृंगार रस के कवि हरप्रसाद शास्त्री जी, रामचंद्र शुक्ल जी, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये 5 लोग इन्हें श्रृंगार रस के कवि मानते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक् कवि का दर्जा दिया है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक् कवि किसने कहा है विद्यापति जी को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इसके बाद से भक्ति रस के कवि देखें तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन तीनों लोगों ने इन्हें भक्ति रस का कवि माना है। प्रश्न पूछता है कि सबसे वो प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने विद्यापति जी को रहस्यवादी कवि माना है? तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, याद रखिएगा। इसके अलावा नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, इन लोगों ने भी इन्हें रहस्यवादी कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह इन्हें जातीय कवि की रूप में सामने लाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें रही। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। आप अगर मुख्य परीक्षा में लिखेंगे, कॉन्सेप्ट रहेगा तभी बेहतर लिख पाएंगे। आइए आगे चलते हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, इनका पूरा नाम है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है, याद रखिएगा। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इतनी मादकता, इस तरीके से प्रेम प्रसंग और अद्भुत चित्रण विद्यापति जी ने पदावली में किया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उसे नागिन की लहर मानते हैं। ये तक संज्ञा थी। तो इस तरीके की ये मादकता दिखाई देती है पदावली में। श्रृंगार रस के सिद्ध कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति के संबंध में एक स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा।
इसी तरीके से कीर्तिलता की रचना, याद रखिए पूछा जाता है कि लता की रचना किस भाव में की गई है, तो ये भृंग भृंगी संवाद के रूप में की गई है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था शुक शुकी संवाद, तो ये शुक शुकी संवाद की रचना, शुकी संवाद में किसकी रचना की गई थी, तो आप खुद बताइए। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं, चंद बरजाई की रचना विजय राज पृथ्वीराज रासो, माफ कीजिएगा, इस तरीके से पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में की गई थी। ये मैंने पहले बताया पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में ध्यान रखिए कि कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी, शुक शुकी मतलब तोता और मैना, उसी तरीके से भृंग भृंगी का मतलब है भौरा व उसका सहचर, यानी एक स्त्री एक पुरुष, तो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग, तो भृंग भृंगी संवाद। ये होता क्या है, जैसे आप कुछ फिल्में ही देखते हैं तो शुरू में देखते होंगे कि कोई बाबा बच्चों को कहानी सुनाते हैं या किसी बच्चे को या बड़े को कहानी सुनाते हैं, तो ये संकेत है, यानी भृंग भृंगी को कहानी सुना रहा है। अब ये कहानी जो है ये चलती रहती है लाइव रूप में, फिल्म जैसे फिल्में चलती हैं वैसे ही पूरी कहानी चलती रहती है, तो इस तरीके से ये संवाद रूप में है, ये याद रखिएगा कीर्तिलता। इसके बाद से विद्यापति जी की ढेर सारी उपाधियों में इनके मित्र महाराज शिव सिंह जी ने इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिली कोकिल, ये सब विद्यापति जी की उपाधियां हैं। 3-4 देके पूछ सकता है कि विद्यापति ये किसको दी गई उपाधियां हैं, तो विद्यापति जी को। मैंने बताया ये हरिऔध जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इन्हें मैथिल कोकिल क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मादकता या जो माधुर्य जयदेव के गीत गोविंद में पढ़ने के बाद मिलता है, वही माधुर्य का आनंद पदावली को पढ़ने के बाद हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से मैथिली कोकिल की संज्ञा इन्हें प्राप्त है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण जी की परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय जाता है, जो भक्ति काल में परंपरा हमें दिखाई देती है कृष्ण भक्ति की, तो उसके प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है, तो ये विद्यापति को जाता है। तो इस तरीके से ये विद्यापति, महाकवि विद्यापति ठाकुर जी के बारे में जितनी भी बातें हो सकती थी वो मैंने आपको बताई। विद्यापति जी के अगर मैं बारे में बात करूं कि उनके विवाह वगैरह के बारे में, तो बहुत विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। हाँ, ये मिलता है कुछ कुछ पद ये साहित्यकारों के पदों में या अन्य स्रोतों से कि इन्होंने 2 विवाह किए थे, यानी इनका 2 विवाह हुआ था। पहले विवाह से नरपति और हरपति नामक 2 पुत्र हुए थे, जबकि दूसरे विवाह से वाचस्पति ठाकुर का जन्म हुआ था। वाचस्पति ठाकुर, यहां मैं लिख देता हूं, वाचस्पति ठाकुर, दूसरे विवाह से इनका जन्म हुआ था, और एक पुत्री थी, संभवतः उनका नाम दुल्लही था, जैसा कि उन्होंने अपनी एक रचना में वर्णन किया है। या तो दुल्लही को उन्होंने दुलारी के रूप में कहा है या फिर ये नाम के रूप में ही वो जानते होंगे। तो इस तरीके से जो भी स्रोत हमें मिले हैं कि 2 विवाह के स्रोत मिले हैं, जिसमें पहले विवाह से इनके 2 पुत्र नरपति और हरपति थे, दूसरे विवाह से इनके एक पुत्र वाचस्पति ठाकुर और एक पुत्री संभवतः नाम दुल्लही रहा होगा। तो ये इनके पूरे मैंने जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी ये मैंने बता दी। एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि मैथिली की प्रथम गद्य कृति कौन सी है, तो याद रखिएगा वर्ण रत्नाकर है, ये ज्योतिश्वर ठाकुर जी ने लिखा है। ज्योतिश्वर ठाकुर भी मैथिली के कवि हैं। इसके अलावा उमापति भी एक मैथिली के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो 3 मैथिली के कवि तो मैंने आपको बता दिया, विद्यापति, उमापति और ज्योतिश्वर ठाकुर। तो ये सब बातें रही। तो अगर मैं इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियों की चर्चा करूं तो यहाँ देखिए कीर्तिलता से, चूंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपहो अवहट्टा, कीर्तिलता से लिया गया है। इसी तरीके से जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, ये भी कीर्तिलता से है। फिर पदावली से खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसत धूलि तनु भरई, ये पदावली, ये 3 रचना याद रखिएगा कि किसकी है, विद्यापति जी की है और किससे किससे लिया गया है। जब इनका अंत समय आया, यानी इन्हें महसूस हुआ कि अब मेरे जीवन का अंतिम समय है, क्योंकि ये वयोवृद्ध हो गए थे, तो इन्होंने अपने
नात रिश्तेदारों से कहा, अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि अब ये गंगा जी के पास जाना चाहते हैं और अपना शरीर गंगा जी में त्यागना चाहते हैं। तो इनके कहने पर इन्होंने कहा कि कहरियों को बुलाओ, जो कहरिया जो कंधा पालकी लेकर चलते हैं। तो 4 कहरिया आए, एक पालकी आई, उसी पालकी में बैठकर चारों कहरिया लेकर इन्हें चले गए, यानी चल लिए। और इनके पीछे पीछे इनके नात रिश्तेदार और मित्र भी थे, क्योंकि इनकी ख्याति बहुत ज्यादा थी, वयोवृद्ध हो चुके थे, इसलिए सब इनके साथ थे। रात भर की यात्रा के बाद जब तड़के सुबह इनकी नींद खुली तो इन्होंने पूछा कि हम कहाँ हैं, क्या हम गंगा तट पे पहुंच गए? तो कहरियों ने कहा नहीं, अभी 1.25 कोस की दूरी बाकी है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कुछ ही क्षणों में हम वहां पहुंच जाएंगे। विद्यापति जी ने कहा नहीं, यहीं पे रुको। ये बेगूसराय की जमीन थी। उन्होंने कहा नहीं, यहीं पे रुको। जिस तरीके से माँ से मिलने के लिए बेटा इतनी दूर आ गया, माँ भी अपने बेटे से मिलने के लिए आएंगी। बड़ी कहरियों ने कहा और लोगों ने कहा नहीं, गंगा जी यहाँ कहाँ से आएंगी, इतनी दूर कहाँ से आएंगी, 1.25 कोस दूर है अभी गंगा जी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे यहीं उतारो, और लोगों ने वहीं उतारा। उन्होंने कहा प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा हुई और कुछ ही क्षणों बाद उसी दिन गंगा जी वहां तक पहुंच गई, उनकी धारा वहां तक पहुंच गई। और इस तरीके से विद्यापति तट के रूप में आज भी वो तट जाना जाता है। गंगा जी को धन्यवाद उन्होंने दिया। उन्होंने गंगा धन्यवाद में, गंगा स्तुति में रचनाएं भी की हैं विद्यापति जी ने। तो जो मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है यहाँ पे एक पुत्र और माँ का मिलन का, वो भी इनकी रचनाओं की अद्भुत बातें हैं कि ये प्रसंग सुनकर ही हृदय द्रवित सा हो चलता है। इसी तरीके की बातें पदावली में मिलती हैं। एक क्षण के लिए जो पाठक है वो प्रेम प्रसंग में रहता है, वहीं दूसरे क्षण वो भक्ति भाव में जाता है। कृष्ण के प्रति उनकी जो अलौकिक भक्ति दिखाई गई है, वहीं पाठक तीसरे क्षण वियोग और हृदय की वो द्रवित भावनाओं को महसूस करता है। क्या गजब की इन्होंने बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने पदों की रचना की है। यही कारण है कि इन्हें महाकवि भी कहा जाता है। अंतिम समय में इन्होंने अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए एक रचना की। उस रचना को मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए। दुल्लहि तोर कतय छथिमाय, कहून ओ आबथु एखन नहाय, वृथा बुझत संसार विलास, पल पल नाना भौतिक त्रास, माय बाप जजो सद्दति आप, विद्यापतिक आयु अवसान, कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। अंतिम समय में जहां पालकी उनकी रुकी हुई है, तो वो अपनी पुत्री को, इकलौती पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दुल्लही, दुलारी, तोर कथय छथिमाय, मैथिली में, कि तुम्हारी माँ कहाँ है? कहूनी वो आबत एखन नहाए, कह दो कि नहाकर जल्दी चली आए, अब भला देर कैसी। वृथा बुझत संसार विलास, ये पूरा संसार मोह माया विलासितापूर्ण चीजें सभी बेकार हैं। पल पल नाना भौतिक त्रास, इस संसार में पल पल दुख कष्ट ये सारी चीजें पल पल लगातार आती जाती रहती हैं। माए बाप जजो सद्दत्या, यदि माता पिता को सद्वत मिल गए तो उनकी पीढ़ियां जो है वो बहुत ज्यादा खुश रहेंगी, वो खुद ही तर जाएंगी। इसलिए आगे लिखते हैं कि विद्यापति आयु अवसान, कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। हे दुलारी, अपनी माँ से कह दो, क्या वो नहीं जानती कि कार्तिक की त्रयोदशी यानी 13वीं तिथि चल रही है और विद्यापति अब अपनी मृत्यु के निकट है। विद्यापति आयु अवसान। तो इस तरीके से विद्यापति जी ने अपने अंतिम समय का ये वर्णन किया है। बड़ा ही मार्मिक वर्णन है और इस तरीके से उन्हें खुशी इस बात की थी कि वो गंगा जी के पास उनकी गोद में अपना शरीर त्यागना चाहते थे और उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो इस तरीके से दोस्तों विद्यापति जी के बारे में ये आदिकाल के बड़े ही प्रमुख कवि के रूप में आते हैं, विद्यापति और अमीर खुसरो, ये 2 कवि। तो विद्यापति जी की चर्चा मैंने आज के लेक्चर में की।
इसके बाद मैं अमीर खुसरो की चर्चा करूंगा। पूरा वीडियो आपने देखा, हमारे साथ बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यापति जी का स्थान संस्कृत में कालिदास, भारवी और अन्य कवियों से कमतर करके देखना न्यायोचित नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।